नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी गांधी के जो राजनीतिक आंदोलन थे उनके ऊपर। हमने चर्चा की थी गांधी के ऊपर विभिन्न धर्मों का और विभिन्न व्यक्तियों का क्या प्रभाव था और गांधी ने कैसे विभिन्न व्यक्तियों से और धर्मों से प्रेरणाएं लेकर और कैसे एक बड़ा भवन खड़ा कर दिया अहिंसा का, सत्य का, सर्वोदय का, सत्याग्रह का। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा गांधी की बुक्स के ऊपर और विशेषकर हम चर्चा करेंगे हिंद स्वराज के ऊपर। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिंद स्वराज में क्या लिखा है और क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल नेट में भी आ रहे हैं और कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर सब जगह पूछे जा रहे हैं। तो गांधी की बुक्स और न्यूज़पेपर्स करते हैं। देखिए, कुछ तो साधारण सी इनके सबके याद रह जाती है। ये जो गांधी से संबंधित है ये आप याद कर लें, चाहे वो खादी के नाम से है, चाहे वो सर्वोदय के नाम से है, चाहे वो सत्याग्रह के नाम से है, चाहे वो गीता बोध के नाम से है, या इन मुद्दों के ऊपर और होगा कुछ ना कुछ और गांधी जी लिखा होगा इन्हीं मुद्दों के ऊपर, जिनकी हम बार बार जिन शब्दों की हम चर्चा करते हैं। हम दो चर्चाएं कर लेते हैं। एक, अब थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे नॉन वायलेंस, पीस एंड वार। नॉन वायलेंस, पीस एंड वार, एक तो ये पुस्तक, चलिए कम सुनते हैं हम इसको। ये हम जरूर सुनते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 1927 में ये गुजराती में लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये ऑटोबायोग्राफी होती है। दो होती है, तो बायोग्राफी होती है और एक ऑटोबायोग्राफी होती है। अब बायोग्राफी का तात्पर्य कोई भी किसी की जीवनी लिखता है तो वो तो बायोग्राफी कहलाती है, और जो व्यक्ति खुद अपनी जीवनी लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी की। देखिए, बड़ा ना हर चीज बड़ी वो स्वीकार करते हैं, देखो दिल से कहते हैं कि मैं ना मेरे भाई के साथ एक दिन मैंने बीड़ी का जला हुआ टुकड़ा पी के देखा। एक दिन हमने भाइयों ने मिलकर चोरी चुपके से क्या बनाया, मीट बनाया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दिन कहते हैं मैंने मेरी मां के कंगन चुरा लिए, और यहां तक स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी ड्यूटी थी कि मेरी पिता है वो बीमार हैं और मुझे उनके पास रहना है, लेकिन मैं उनके पास नहीं था, मैं तो मेरे खुद के कमरे में था, मैं मेरी पत्नी। तो यहां तक वो स्वीकार कर लेते हैं। मैं जब वापिस आया तो मेरे पिता नहीं थे, यहां तक वो स्वीकार कर। कौन स्वीकार करता है ऐसे नग्न सत्यों को? कोई स्वीकार नहीं करता। गांधी स्वीकार कर लिया, सत्य के साथ मेरे। तो इस सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इतना ही है कि क्या सत्य है ये निरपेक्ष है या सत्य सापेक्ष है, इसकी चर्चा कर लेते। 1 सेकंड की चर्चा है। गांधी के अकॉर्डिंग सत्य निरपेक्ष है या सत्य सापेक्ष है? आप देखो। हाँ? नहीं, सत्य के साथ आप क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कर रहे हैं तो सत्य के नए नए रूप दिख रहे हैं आपको, नए नए रूप सामने आ रहे हैं। जब सत्य निरपेक्ष होता है तो सत्य एक होता है, उसका कोई और रूप है, वो तो सत्य अंतिम सत्य होता है। गांधी पूरी जिंदगी इस सत्य की खोज में रहे और इस सत्य के रूप बदलते रहे। तो इनकी नजर में सत्य क्या है? सापेक्ष है, इसमें बदलाव होता है और हमें ये बदलाव स्वीकार करना चाहिए और हमेशा नए नए सत्यों की खोज करनी चाहिए। ये है गांधी का। तो गांधी की नजर में सत्य क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता, क्योंकि फिर तो खोज ही बंद हो जाएगी सत्य की।
फिर अंतिम जो पुस्तक गांधी ने लिखी 1947 में, वो थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत की क्या तस्वीर है मेरे मन में, इसके ऊपर लिखी। तो ये तो कुछ बुक्स है, ये आपको हर जगह मिल जाती है। न्यूज़पेपर भी आपको हर जगह, आपने बस ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गांधी जी के तो पढ़ते ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। इंडियन ओपिनियन अभी कर रहे थे ना, कहां छपता था ये? अफ्रीका में छपता था। जब आ गए भारत में तो इंग्लिश में छापने लग गए यंग इंडिया। एक इंग्लिश में एक अखबार और निकाला था, रीजन। बाद में मुझे इसकी भाषा नहीं मिली, बाद में किसी को पता है तो मुझे भी बता दो, ये बाद में कौन सी भाषा में आता था? लास्ट में, शुरू में तक इंग्लिश में आता था रीजन। ये आपको पता हो तो मुझे बता देना। बाद में मुझे मिला नहीं, मैंने इसको ज्यादा सर्च करने की कोशिश नहीं की, वरना कुछ इसका मिल ही जाता नेट के ऊपर। यंग इंडिया और हरिजन, एक ये गुजराती में निकाला करते थे, नवजीवन, ये गुजराती में था। तो ये इनके न्यूज़पेपर्स थे। चलिए, अब इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसकी चर्चा करते हैं। वो है हिंद स्वराज। एक तो इसके ना तिथियों को लेके विवाद है, और आप इसकी तिथि मान के चले, हिंद स्वराज कितनी है? 1909 मिलती है, पर आपके कई किताबों में कितनी मिलती है? 1908 मिलती। आज भी मैं वो जॉर्ज पंथम वाली पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें गांधी पढ़ रहा था, उसमें मुझे इसकी तिथि कितनी दिखाई दी? 1908 दिखाई दी। क्योंकि ये विवाद शुरू से चला रहा था, मैंने खूब सर्च किया तो इसकी तिथि 1909 है। आपके पास और भी भारी तथ्य हो तो मैं इस तिथि को बदलने के तैयार हूं, क्योंकि सत्य निरपेक्ष नहीं होते बल्कि सत्य है। और ये तो तथ्य है, सत्य है ही नहीं। क्या है? ये तो तथ्य है। ये तो इसका तो पता करिए, मैंने तो पता किया है। वो मुझे क्या मिला? 1909 मिला। इसको तिथि को लेकर विवाद कई बार इसकी पूछी जाती है। अब हम इसी पुस्तक की चर्चा करेंगे। ये ऑटोबायोग्राफी हो गई और ये अंतिम पुस्तक हो गई। अपन चर्चा करेंगे हिंद स्वराज। अब आपको विरोध करना है तो अभी कर दो। हिंद स्वराज 1909, और ये तब लिखी जब वो ब्रिटेन से लौट रहे थे। कहां? दक्षिणी अफ्रीका। और इन बिटवीन शायद वो वीर सावरकर से भी मिले थे उस दौरान, कहीं न कहीं। और उस दौरान वो मिले थे कुछ जो उग्र राष्ट्रवादी थे ना, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, उनसे भी मिले थे वो। तो उनके मन में वो कोई उद्वेलन चल रहा होगा जब वो लंदन के अंदर उन हिंसक राष्ट्रवादियों से मिले, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों से मिले, और उनसे चर्चा की गांधी ने। उसके बाद उनके मन पे कोई प्रभाव पड़ा कि जब ये वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन से अपना पूरा कोई काम करके, जिस संदर्भ में गए होंगे, तब जिस जहाज में बैठे थे उसमें बैठे बैठे उन्होंने छोटी सी पुस्तिका लिख दी थी जो बड़ी फेमस है, हिंद स्वराज। अब ये हिंद स्वराज, पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है, पहले तो इस पे चर्चा कर, है किसके खिलाफ? तो ये अंग्रेजी राज के खिलाफ नहीं है। अपन क्या सोचते हैं कि इसको लिखा गया था ब्रिटिश राज की खिलाफत करने के लिए लिखा हो गया होगा। नहीं, ये ब्रिटिश राज की खिलाफत नहीं करती। तो फिर ये मुद्दा क्या है इसमें? ये बड़ी जोरदार पुस्तक है जो लिखी गई है डायलॉग शैली में, संवाद के रूप में लिखी गई है। संवाद के रूप में और किसकी पुस्तकें लिखी हुई है? प्लेटो की पुस्तकें लिखी हुई है। ये डायलॉग रूप में लिखी गई है। इसमें डायलॉग जो चलते हैं, एक तरफ एक युवा है जो क्या है? हिंसक राष्ट्रवादी है। दूसरी तरफ जवाब देने वाले उसका संपादक है। कौन? संपादक है इस पुस्तक का। तो ये दोनों आपस में सवाल और जवाब करते हैं। ये कुछ कहता है और ये उसका क्या देते हैं? बाद में जवाब देते हैं। जो संपादक जवाब देता है इस पुस्तक का, हिंसक राष्ट्रवादी अपने सवाल करता है, बहस करता है, और इनके आपसी बहस के माध्यम से पुस्तक संवादात्मक रूप से क्या बढ़ती है?
आगे बढ़ती है। तो ये हिंसक राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। तो अपन सोचते हैं ये अंग्रेजी राज के खिलाफ है, नहीं। जब ये हिंसक राष्ट्रवादी पूछता है ना, तो उसके जवाब में कई जगह वो किसकी आलोचना करते हैं? अंग्रेजी राज की आलोचना करते हैं। हिंसक राष्ट्रवाद ये क्या है? राष्ट्रवाद का वो रूप जो बम और गोली के माध्यम से देश को क्या करवाना चाहता है? आजाद करवाना चाहता है। अब गांधी के साथ संकट क्या है? क्यों आखिर गांधी हिंसक राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते? 1 मिनट में जवाब मिल जाएगा कि हिंद स्वराज में है क्या। गांधी जी कहते हैं जैसा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आगे और चर्चा करेंगे, इसी व्यापक चर्चा करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि आपने स्वराज प्राप्त कर लिया, किस तरीके से? हिंसक तरीके से स्वराज प्राप्त कर लिया। आपने साध्य की जो प्राप्ति की है वो हिंसक तरीके से की है, तो अब इसके जो फल लगेंगे वो हिंसक ही लगेंगे। आपने अगर राज्य बना भी लिया तो वैसी हिंसा करेगा जैसी पहली हिंसा पहले ही कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो हिंसक तरीके से हमें राष्ट्र की आजादी, राष्ट्र का स्वराज नहीं चाहिए। अगर इसकी नींव में अहिंसा होगी, जो राष्ट्र बनेगा वो भी क्या होगा? अहिंसक होगा, और तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे हम। वरना हिंसक राष्ट्र तो फिर पहले है ही किसका? इससे क्या फर्क पड़ता है कि अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आए वो मारने लग जाएं? इससे अच्छा यही बैठे हैं, फिर क्या का राष्ट्रवाद है? तो राष्ट्रवाद ऐसा हो कि वो हिंसक की बजाय कौन से तरीके से आए? अहिंसक तरीके से आए, ताकि एक अच्छे समतापूर्ण, प्रेमपूर्ण और सत्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता पे आधारित हम एक अहिंसक राष्ट्र का निर्माण कर पाए। इस मुद्दे का उन्होंने फिर हिंसक राष्ट्रवादियों को जवाब देते हुए और इस पूरी पुस्तक को आगे बढ़ाया गया। तो एक मजेदार क्वेश्चन तैयार हुआ कि इसमें मुद्दा कहीं भी ब्रिटिश शासन की खिलाफत के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखा गया है कि हमारे साध्य प्राप्त करने के साधन कैसे होने चाहिए। तो वो है हिंसक राष्ट्रवाद हम नहीं लाएंगे। तो ये इसके ऊपर लिखा गया है। तो ये संवादात्मक शैली में हिंसक राष्ट्रवादियों का जवाब है। अब चलते हैं हिंसक राष्ट्रवाद के खिलाफ। कुछ लंबी लंबी लाइनें आती है इसके अंदर, फिर वो हम धीरे धीरे इनको पहचानना सीख जाएंगे। फिर इस हिंसक राष्ट्रवादी के प्रश्नों का जवाब देते देते, निष्कर्ष निकालते निकालते ही गांधी ने जो विरोध किया है ना, वो किया है आधुनिक सभ्यता का। अब आधुनिक सभ्यता का तात्पर्य है पाश्चात्य सभ्यता, और पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक उनकी नजर में कौन है? ब्रिटिश है। तो इसमें विरोध है हिंसा का, चाहे वो किसी के द्वारा फैलाई गई हो। इसमें आधुनिक सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता यानी ब्रिटिश सभ्यता का विरोध किया गया है, यानी आगे किया गया है, इसको बुरा बताया गया है। विरोध का मुद्दा क्या है? विरोध का मुद्दा है औद्योगिकरण। विरोध का मुद्दा है मशीनीकरण। विरोध का मुद्दा है भोगवाद। विरोध का मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता। विरोध का मुद्दा है वर्ग शोषण। इन मुद्दों के ऊपर विरोध है। ये जरूरी नहीं कि रटे हम इनको, हमें बड़ा बड़ा पता ही है कि ये जो आधुनिक पाश्चात्य औद्योगिक सभ्यता है, ये मशीनीकरण के ऊपर आधारित है, लाभ के ऊपर आधारित है, मानवता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आध्यात्मिकता बिल्कुल ही नहीं है, कट्टी पड़ी धर्म से। तो ये किसको बढ़ावा दे रही है? भोगवाद को बढ़ावा दे रही है। अब नहीं समझ में आ रहा कि आखिर विरोध का मुद्दा क्या है। तो देखिए, ये जो पाश्चात्य सभ्यता है ना, ये जो ब्रिटिश सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता आई है, इसने बढ़ावा दिया है किसको? उदारवाद को। इसने बढ़ावा दिया है उपयोगितावाद को। ये तो जानते हैं ना, यही है उदारवाद और उपयोगितावाद प्रोडक्ट है इस आधुनिक सभ्यता के। अब ये किसको बढ़ावा देते हैं? चलिए छोटी सी चर्चा करते हैं। उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण सुख है, तो सुख का आधार है वो भोग है। तो उपयोगितावादी तो खुद कहते हैं, क्यों
कार्लाइल ये कहता है कि ये जो बेंथम है ना, इसका दर्शन क्या है? पिग फिलोसॉफी है। याद आया ना कि बेंथम और मिल दोनों आगे उपयोगितावादी। बेंथम के लिए कहा जाता है कि इसका सुख है सूअर का सुख है। कार्लाइल ये बोला, क्यों बोला? क्योंकि उपयोगितावाद जो बल देता है वो नैतिकता, आध्यात्मिकता की बजाय भौतिक सुखों के ऊपर, आर्थिक समृद्धि के ऊपर और काय पे बल देता है? पैसे पे, आर्थिक संसाधनों पे बल देता है। कि सुख तब ज्यादा होगा जब आपके पास बैंक में पैसे ज्यादा होंगे, आपका घर बड़ा होगा, आपके पास कारें बड़ी होगी, तब सुख ज्यादा होगा। तो ये किसको बढ़ावा देता है? तो गांधी जी आलोचना करते हैं क्या कि उदारवाद और उपयोगितावाद, क्योंकि ये किसको बढ़ावा देते हैं? भोगवाद को। इनमें संपत्ति का जो कंपटीशन हुआ, इन्होंने जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, ये किस लिए दिया था? इनके अंदर भोगवाद की भारी इच्छा थी कि सारा पैसा हम इकट्ठा कर लें, हम इकट्ठा कर लें। तो इससे ना यहाँ खुद के देशों में क्या पैदा हो गया है? वर्ग शोषण हो गया। एक तरफ पूंजीपति हो, एक तरफ मजदूर हो गए। तो ये वर्ग शोषण को बढ़ावा देती है। इसलिए हिंद स्वराज में इनका विरोध किया गया है। हिंद स्वराज में कुछ और बड़ी चीजों का विरोध, मजेदार विरोध है। एक है संसदीय व्यवस्था का विरोध, यानी कौन से लोकतंत्र का? प्रतिनिधित्वमूलक संसदीय लोकतंत्र का विरोध है। ये कहते हैं कि ये जो ब्रिटेन की संसद है ना, ये क्या है? ये प्रोसिक्यूट है, वेश्या है। ये क्या है? बांझ है। ये बड़ा भारी विरोधी है संसदीय व्यवस्था के गांधी जी। हम कहते हैं गांधी जी ऐसे कैसे, आगे चर्चा करेंगे अब ये क्यों है। ये फिर ना यहां इसका भी विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री के पद का भी, कि इस संसद में सिवाय बकवास के कुछ भी नहीं होता। ये कोई भी स्थायी काम है नहीं करती। ये कहती है, संसद कहती है कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, और हम किसके लिए कानून बनाते हैं? जनता के लिए कानून बनाते हैं। अच्छा, जनता के लिए कानून बना रहे हो, तो ये फिर 3 कानून किसके लिए थे? किसने बनाए थे? आप बताओ। कानून कौन बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। संसद के प्रतिनिधि कहते हैं कि हम उत्तरदायी है कार्यपालिका हमारे प्रति, और हम जब चाहें इस कार्यपालिका को हटा भी सकते हैं। गांधी जी कहते हैं बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये संसद कैसी होती है? वेश्या की तरह होती है। जो प्रधानमंत्री आ जाता है उसी के पीछे लग लेती है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था तो किसकी थी है? मनमोहन सिंह जैसे चाहता था वो कानून बना लेता था। अब मोदी आ गया तो किसके पीछे है? संसद मोदी के पीछे है। और कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि है। जनता के नहीं हो, प्रतिनिधि किसके हो? ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी कह, यही है। फिर ये भारी विरोध करते हैं काय का? राजनीतिक दलों का। ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? ये जनता की चेतना को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं देते। आप इनसे दलों से अलग होकर देख लो, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। आपको या तो कांग्रेस का बनना पड़ेगा, या बीजेपी का, या कम्युनिस्टों का, या बसपा का, या समाजवादी, आम आदमी पार्टी का। आपके मन में भी यही प्रश्न डोलता रहता है कि ये आदमी खड़ा है कौन सी पार्टी का है? डोलता रहता ना, क्यों? मेरा स्वतंत्र वजूद नहीं हो सकता क्या? राजनीतिक दल एक व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र समझ को और स्वतंत्र व्यक्तित्व को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और लोकतंत्र के नाम के ऊपर सरकार पे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तब जनता की नहीं चलती, किसकी चलती है? और ये तो कहते दल की भी नहीं चलती, किसकी चलती है? तो संसद क्या है? एक बांझ है। ये तो कहती है मैं कानून पैदा करती हूँ, कानून पैदा नहीं करती तो बांझ है। कानून तो पैदा कौन करता है? प्रधानमंत्री, सरकार करती है। और सरकार किसकी होती है? राजनीतिक दल का बहुमत होता है। तो ये करते हैं नेतागिरी। संसद में प्रतिनिधि तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं का भी विरोध किया, संसदीय लोकतंत्र का, प्रधानमंत्री के पद का और राजनीतिक दलों का इसके अंदर विरोध है। तो ये कौन सी पुस्तक है? मजेदार पुस्तक। इतना ध्यान रखो कि मुख्यतः किसके खिलाफ लिखी गई है? हिंसक राष्ट्रवाद के खिलाफ लिखी। तो ये हमने चर्चा की, इनमें इन सब का विरोध है। आपको कुछ ऐसे मुद्दे मिल जाए तो आप कुछ और लिख लेना, ताकि अपने ये चीजें और स्पष्ट हो जाए। तो ये हमने गांधी ने हिंद स्वराज के अंदर क्या लिखा इसकी चर्चा की हमने। अब अपन चलते हैं कि गांधी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भी लिखा है और अभी तक लिखा ही जा रहा है। गांधी
सॉरी, गांधी के ऊपर किसने जो बुक्स लिखे इनकी चर्चा करें। पहली चर्चा इसकी चर्चा करते हैं, गोपीनाथ धवन की। यहीं से मुद्दे की शुरुआत करते हैं। गोपीनाथ धवन ये लिखते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। और इसमें बहस खड़ी की गई है कौन सी? दार्शनिक अराजकतावाद वाली। ये बहस इसके अंदर है। अच्छा, एक पुस्तक इसी से मिलती जुलती एक व्यक्ति ने और लिख दी, भिखू पारिक ने। भिखू पारिक नाम ऐसे भिखू लगता होगा, लॉर्ड है, लॉर्ड, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा का सदस्य है, गुजरात से गया हुआ, बहुत अच्छा राइटर है और बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर लिखता है, मल्टी कल्चरलिज्म के ऊपर लिखता है, बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर लिखता है। भिखू बहुत बड़ा हस्ताक्षर है भारत इसकी राजनीति का, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स का और बहुसंस्कृतिवाद का। आपने विल किमलिका का नाम सुना है क्या? उसके बराबर का आदमी है ये भिखू पारिक, रहता ब्रिटेन के अंदर है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है भिखू पारिक। प्रोफेसर भिखू पारिक गुजराती है, बहुसंस्कृतिवादी है। भिखू पारिक लिखते हैं गांधीयन पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ए क्रिटिकल इवोल्यूशन। और ये तो भी आई थोड़े टाइम पहले 1989। तो देखो थोड़ा सा अंतर आया, इतना ही अंतर आया है कि ये पॉलिटिकल इसलिए एक साथ इसीलिए करवाई है कि पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी और गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी ए क्रिटिकल। क्योंकि आप रट लोगे क्या चीज पॉलिटिकल फिलोसफी, तो ध्यान रखना एक भिखू पारिक ने अलग तरीके से लिखा है और गोपीनाथ धवन ने अलग तरीके से लिखा है। गोपीनाथ धवन तो पुराना नेता है, गांधी जी के टाइम का है। राजमोहन गांधी गांधी जी के पड़पोते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। राजमोहन गांधी दो पुस्तकें लिखी है राजमोहन गांधी ने। एक तो लिखी है ए गुड बोटमैन, और एक है वाई गांधी स्टिल मैटर। कि गांधी क्यों मैटर करता है आज भी, क्यों महत्वपूर्ण है। वाई गांधी स्टिल मैटर, राजमोहन गांधी की लिखी पुस्तक है। ये तो अभी पीछे आई थी, वाई गांधी स्टिल मैटर। ये संत में नहीं देख पाए इसका कितना है। अब एक पुस्तक जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है वो है रामचंद्र गुहा की। आपको मौका मिले ना तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद इसकी मैंने कॉलिंस लेपियर की बताई थी आपको, फ्रीडम एट मिडनाइट, हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी में उपलब्ध है रामचंद्र गुहा की पुस्तकें, इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर, दो बड़ी बड़ी पुस्तकें आती है, बहुत ही मजेदार पुस्तक है। गलत लिख दिया क्या? रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। और इसकी दो एक पुस्तक और है इंडिया आफ्टर नेहरू, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। अब आगे चलते हैं। देखो ये तो आपको याद करनी है। फिर चलते हैं, इस कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने पुस्तकें लिखी है।
द गांधीयन वे, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। लुई फिशर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। लुई फिशर, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। चलिए, ये कुछ पुस्तक है। रिचर्ड एटनबरो की एक पुस्तक, इसकी पुस्तक में शायद वो गांधी वाली फिल्म बनी हुई है, रिचर्ड एटनबरो की, इन सर्च ऑफ गांधी। कुछ आपको लेटेस्ट कुछ पुस्तक एक आदि मिल जाए ना गांधी पे, तो वो देख लो, कहीं मिल जाए बाई चांस, बड़ी बड़ी तो मैंने लिख दी इसके ऊपर। अब आमतौर पे जो पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है इंडिया आफ्टर गांधी पूछी जाती है, एक और है के.जी. मसरूवाला की बड़ी फेमस पुस्तक है, ये सर्वोदयी नेता थे बहुत बड़े, के.जी. मसरूवाला, गांधी एंड मार्क्स। गांधी एंड मार्क्स, एक ये देखना आप, गांधी एंड मार्क्स। तो गांधी की खुद की पुस्तकें पूछी जाती है तो आमतौर के ऊपर हिंद स्वराज में लिखा हुआ क्या है, और फिर गांधी की पुस्तकें नहीं लिखी, भाई गांधी के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई है, किसने क्या लिखी है, वो पूछी जाती है। तो आप ये कुछ पुस्तकें आप देख लेना, 8-10 रीति की है, इनको याद कर लेना। तथ्यात्मक रूप से ना ये, क्योंकि ये ना ऐसी होते हैं, इसमें कोई मजेदार वाली चीज होती नहीं है। हाँ, एक है कि अपने कई बार ना, एक बार नेट में आश्रम पूछे हुए हैं कि 4 इनका आश्रम है ना, वो तरतीब से बताओ। तो पहले फिनिक्स बनाया इन्होंने आश्रम, और देख लेते हैं यही कि कौन से आश्रम कब स्थापित किए। ये रटना वटना तो क्या, इनका क्या समझना है इनका, आप कहीं से भी मिल जाते हैं आपको, तथ्य इकट्ठे मैंने कर दिए, बस इतना ही किया है। पहला फार्म बनाया, आश्रम बनाया फिनिक्स, फिर बनाया टोलस्टॉय, फिर गुजरात में, भारत में आने के बाद पहला कौन सा बनाया था, कोचरब में। बाद में इसको कोचरब गांव से उठा के थोड़ा सा और आगे साबरमती के तट पे ले गए थे, फिर ये आया। और फिर विनोबा भावे को बोला कि अब तू चल भाई बना, वहां कहा, वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र में, ये तो बहुत बड़ा आश्रम है, वर्धा महाराष्ट्र। ये 32 में बना था, ये लास्ट में ये बनाया था वर्धा महाराष्ट्र। 36 में क्या, सॉरी 1936 में। तो ऐसे बस तरतीब से इतना याद रख लेना कि ये ऐसे बने थे, ये लास्ट बना था, इतना ही याद रह जाता। ये 4 आश्रमों के नाम है उनके, क्योंकि ये आश्रम है ना, अपन साबरमती से सुनते हैं, साबरमती के संत कर दिया कमाल, कौन सा नहीं सुनते, कोचर वाला नहीं सुनते। चलिए, अब क्या करें, शुरुआत करते हैं, 2-3 छोटे छोटे मुद्दे कर लेते हैं। गांधी का मानव स्वभाव कर लेते हैं, गांधी की धर्म और राजनीति के आपसी सम्मिलन की चर्चा कर लेते हैं, 2 मुद्दे कर लेते हैं, अगले 5 मिनट में कर लेंगे। ये तो कोई बोरिंग मुद्दे नहीं है। गांधी के विचार, ये कतई मुद्दा नहीं है। मानव स्वभाव, मानव स्वभाव के बारे में गांधी इतने ही थे कि गांधी जी आशावादी थे। गांधी जी कहते देखो, आदमी बुरा होता है, मैं ये नहीं कहता, भगवान के आदमी भी क्या होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हम क्या हैं, बुरे हैं। तो जब आप बुराई को जान लो ना, वही पर्याप्त है, क्योंकि जैसे आप अपनी बुराई को जान लेते हैं तो फिर आप क्या होना हो जाते हैं, अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। तो मानव का स्वभाव ये होता है कि उसमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी, आत्म विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है।
कि वो अपने स्वभाव को बदलता जाता है और वो ज्यादा अहिंसक और ज्यादा अच्छा, ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा आध्यात्मिक और नैतिक होता जाता है। तो मानव स्वभाव इनके अकॉर्डिंग स्थायी नहीं है, ये हमेशा से ही बुराई से किस ओर बढ़ता है, अच्छाई की ओर बढ़ता जाता है। तो अगर प्रयास किया जाए तो मानव को किसी भी लेवल तक बढ़ा के ले जाया जा सकता है, सत्य और अहिंसा के लेवल पे ले जाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति है, वो हालांकि सुपरमैन की चर्चा तो नहीं करते ये, तो वहां तक तो किसके आदमी जाता है, अरविंदो का। ये कहते हैं कि उसका आत्मविकास करके उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो मानव स्वभाव के बारे में ये होब्स की तरह क्या नहीं है, नकारात्मक नहीं है, और ये लोक की तरह पूर्ण सकारात्मक भी नहीं है। ये कहते हैं कि हो सकता है वो बुरा हो, लेकिन उसमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है अच्छा होने की। तो ये तो मानव स्वभाव के बारे में। दूसरा चलते हैं, इनका इस मुद्दे पे क्या कहना है, साध्य व साधन के मुद्दे के। इसमें कोई समझने की मुद्दे दो ही हैं कि एक तरफ है मैकियावेली और दूसरी तरफ है गांधी जी। मैकियावेली ने लिखा प्रिंस। वो कहता है कि राजा का तो एक ही कार्य है कि वो राज्य की सुरक्षा करे और राज्य की शक्ति को बढ़ाए। साधन तो हमेशा से ही क्या रहे हैं, पूजनीय रहे हैं। चलिए, साधन तो हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं। Ends justify the mean. And justified the means. सिंपल सी थ्योरी है, एंड होता है, इसको हटा ही देते हैं पूरे को। चलिए, साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध करता है। ये लाइन आएगी। अब आप इसका अर्थ समझो। ये लाइन ऐसी आती है कि हम एग्जाम हॉल में ना इस पे दिमाग नहीं लगा पाते, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा बर्डन होता है अपने ऊपर। साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। बड़ी जोरदार बात लिख दी इन्होंने। किसने? मैकियावेली। इसका तात्पर्य क्या है? साध्य निर्धारित करेंगे कि साधन क्या है, ये निर्धारित करेंगे। साध्य साधनों का औचित्य निर्धारित करता है। लक्ष्य क्या निर्धारित करते हैं? उपाय को निर्धारित करते हैं। उद्देश्य उपाय को निर्धारित करते हैं। वर्क्स किसका निर्धारण करता है? बीज का निर्धारण करता है। अब छोटी सी मुद्दा है, कुछ भी नहीं है, कि अगर आप सफल हो गए, आपने क्या प्राप्त कर लिया? लक्ष्य प्राप्त कर लिया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तब कोई क्या नहीं देखेगा? साधन नहीं देखेगा। आप बन गए येल केन प्रकारेण स्कूल लेक्चरर, आपकी कोई आलोचना नहीं करेगा। सारे कहेंगे भाई आदमी तो देखो इतो चालू आज ताई सेटिंग कर गयो सेटिंग। अच्छा, बन गए ना आप? नहीं बने तो मैं तो पहले क्यों नहीं पीसा दे पेपर कौन भी ले। तो आपके साधनों का निश्चय कौन करेंगे? साधन। आप येन केन प्रकारेण युद्ध जीत जाओ। यदि पहली चर्चा चल रही थी कि हाँ भाई ऐसे करके कृष्ण बोला किससे? मैंने बताया था अर्जुन से, कि अर्जुन अब आया है बड़ा उपयुक्त अवसर, और कर्ण का हाथ कहां फंस गया है?
रथ के पहिए के नीचे फंस गया, अब तू मार इसके तीर। अर्जुन बोला यार मरवाएगा क्या? तो कृष्ण बोला रहा तू समझता नहीं है, साध्य है, अपन जीत जाएंगे ना तो जय जयकार किसकी होगी कि अर्जुन जैसा बड़ा तीरंदाज इस संसार में नहीं था। ठीक है, तो चाहे गलत काम किया होता फिर भी जय जयकार किसकी हुई? यार बड़ा यार सही मौके पे तीर मारा उसने, है ना, वरना बच जाता वो सामने वाला कारण। तो आप तो येन केन प्रकारेण क्या प्राप्त कर ले? साध्य। साधन तो हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं, साधनों की पूजा तो हमेशा से की जाएगी। अच्छा, एक राज्य में दंगे होते हैं, गलती दोनों धर्मों की है, कम वो भी नहीं और कम ये भी नहीं, दोनों की गलती है। और उस गलती के बाद एक व्यक्ति तेजी से उभर के क्या आता है, आगे आता है, और हम कहते हैं यार मजा आ गया यार, इसको बोलते हैं दिमाग। एक छोटी सी चिंगारी को बम बनाया, बम बना के खून बहाया और कहां से कहां पहुंच गया, है ना, है ना। हिंसा का सहारा लेके कोई व्यक्ति कहां से, क्यों? क्योंकि क्या प्राप्त कर लिया? साध्य, बड़ा पद प्राप्त कर लिया। तो साधन वाह भाई, इसको बोलते हैं दिमाग। छोटी सी घटना हुई थी और देखो पूरे राज्य में क्या आतंक मचाया था ना, सरकारी मशीनरी का सहयोग लेके। चलिए, तो कौन सी नीति है ये? मैकियावेली की। यही सेम नीति थी कौटिल्य की। तो इन व्यक्तियों ने रट रखी है चाणक्य नीति। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? गांधी जी पे आ जाते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वृक्ष बीज का निर्णय नहीं करेंगे बल्कि बीज वृक्ष का निर्णय करेंगे। साधन है ये किसका औचित्य सिद्ध करेंगे? साध्य का औचित्य सिद्ध करेंगे। अगर आपने बीज बो दिया है काय का, बबूल का, तो उस पे आम नहीं लगेंगे। अगर आपने गलत उपाय काम में लिए हैं तो आपने अगर लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया तो वो भी कोई काम का नहीं है। आप हिंसा उपाय से कभी भी एक अच्छा समाज नहीं बना सकते, हिंसक उपायों से। तो आप क्या करें? साधन और साध्य का घनिष्ठ संबंध होता है। अगर साधन अच्छे नहीं उपयोग किए ना साध्य प्राप्त करने के लिए, तो साध्य भी कोई काम का नहीं होता। तो साधन की उतनी ही महत्ता है जितनी किसकी है? साध्य की। तो गांधी जी कहते हैं साध्य को छोड़ो, आप तो अच्छे साधनों का प्रयोग करो, अपने आप ही आपको अच्छा साध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इनकी नजर में, कौटिल्य और मैकियावेली की नजर में पहले क्या आते हैं? साध्य। आपको तो फर्स्ट ग्रेड बनना है, ये केन और प्रकार, नकल मार लो, सेटिंग कर लो, पेपर दे लो, खरीद लो, आप तो बन जाओ। कौन कह रहा है? और उसके बाद लाइन लग जाएगी, है ना। ये तो मैं कह रहा हूं ना, लाइन लग जाएगी, वो समझ गए हैं। हाँ हाँ, अरे रिश्ते वालों की नारी और लारी दोनों आएगी। लारी गाड़ी को बोलते हैं, है ना। कई गए मैं तो बोले रो लेशिया के मुंह करें दे रहे। ठीक है, अब आप कौन आ गए हैं? गांधी जी आ गए। गांधी जी के नहीं, अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके उपाय भी क्या होने चाहिए? आप कैसे उपायों को साधन करेंगे? अच्छे साधनों का प्रयोग करेंगे। तो खैर ये अपने अपने मंतव्य होते हैं कि आप किस मार्ग पे चले। आप अपने मार्ग चयन के लिए क्या है? स्वतंत्र है। पर मुझे ये लगता है कि ज्यादा आनंद कौन सा उपाय देता है? क्योंकि ये उपाय है ना, ताज जिंदगी टेंशन जरूर देता है। कौन से उपाय? मैकियावेली वाले उपाय, है ना। तो ये ज्यादा अच्छे उपाय। तो ये ना बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ना आप अपन वहां भूल जाते हैं। साध्य और साधन पहले कौन आता है? इनमें पहले साध्य आते हैं, इनमें पहले साधन आते हैं। तो ये साध्य और अब एक अंतिम चर्चा करते हैं, और वो चर्चा करते हैं राजनीति और धर्म के आपसी संबंधों के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर समेटते हैं क्लास को। अरे क्यों तो यार भूकंप थोड़ी 8 बज गया तो चलो। तो आज चूंकि क्लास में तथ्यात्मक मुद्दे ज्यादा थे, कल गांधी को पढ़ेंगे ना आनंद आएगा। कल हम गांधी के सर्वोदय के, गांधी के सत्याग्रह के, गांधी की अहिंसा के, गांधी की ट्रस्टीशिप के कुछ मजेदार थ्योरीज, नई नई चीज करेंगे कल अपन। कुछ नया जो लिखा हुआ भी नहीं अपने, वो भी करेंगे कुछ। धन्यवाद।
आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।